Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में कितना हमें न्यूट्रिएंट यूज़ करना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर डालना चाहिए। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कितना सीड रेट हमें यूज़ करना चाहिए, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। उसी के कंटिन्यूशन में इस लेक्चर को देखें तो एक लेक्चर की सीक्वेंस बनेगी। तो उसमें मैंने कैलकुलेशन करके बताया था कि रिप्लेसमेंट सीरीज़ या एडिटिव सीरीज़ में कितना हमको सीड रेट यूज़ करना चाहिए। तो इन प्रिंसिपल ये रहता है कि हम जो भी क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, जितनी हमने पॉपुलेशन यूज़ की है, 100% अगर हमने पॉपुलेशन यूज़ की है तो हम 100% डोज यूज़ करें। अगर हम 50% पॉपुलेशन यूज़ की है तो हम 50% फर्टिलाइजर यूज़ करें। तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हमको पहले ही डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो क्रॉप है, बेस क्रॉप है और जो इंटर क्रॉप है, उनका जो पॉपुलेशन है, सोल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितनी पॉपुलेशन है। तो इसलिए अब ये जो पॉपुलेशन डिसाइड होती है सीड रेट से डिसाइड होगी। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमने कितना इसमें सीड रेट यूज़ किया है, या हमको रेशियो पता है तो हम फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। वो सीड रेट की हेल्प से ही यूज़ किया जाता है इसकी कैलकुलेशन में। तो अब देखिए, जो भी हमने फर्टिलाइजर कैलकुलेशन करनी है उसमें पहले हमको डिटरमाइन करना है कि उनकी प्लांट पॉपुलेशन कितनी है। तो दो तरह की सीरीज़ है इंटरक्रॉपिंग में, एडिटिव सीरीज़ एंड रिप्लेसमेंट सीरीज़। तो एडिटिव सीरीज़ का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था मेज प्लस मूंग बीन का। आप उस लेक्चर को जरूर देखें, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस मेज प्लस मूंग बीन में मेज को 60 सेंटीमीटर पे ग्रो किया गया था, या ग्रो किया गया है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है। और इसके बीच में वन लाइन जो है हमने मूंग बीन की डाली। तो ये जो हमने देखते हैं हम कि जो मेज की जो सोल क्रॉप है वो 60 सेंटीमीटर पे है, और यहाँ इंटर क्रॉप भी जो है वो 60 सेंटीमीटर पे है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 60 सेंटीमीटर पे हमने किया है, तो इसका मतलब ये है कि मेज की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। सोल क्रॉप भी 60 सेंटीमीटर पे है और यहां ये भी 60 सेंटीमीटर पे है। तो इसका मतलब कि मेज के लिए हम 100% आरडीएफ यूज करेंगे। मान लीजिए मेज के लिए 100% आरडीएफ, सोल क्रॉप के लिए 120 इंटू 60 इंटू 40 kg नाइट्रोजन, P2O5, P नहीं है P2O5 है, K2O पर हेक्टर है। तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में क्योंकि पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई है, दोनों 60-60 पे है, तो फर्टिलाइजर डोज में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको क्लियर हो गया कि अगर मेज प्लस मूंगबीन सिस्टम है जिसमें हमने एक मूंगबीन की रो लगाई है, तो ऐसे केस में मेज में हमने 100% आरडीएफ ही यूज करना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें मूंगबीन की, तो मूंगबीन में देखिए, मूंगबीन की जो सोल क्रॉप है, जो सोल है वो है 30 सेंटीमीटर। अगर हम मान के चलें कि रिकमेंडेड 30 है, और यहाँ देखिए कितनी आएगी, ये 60 आएगी, ये 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिड में है, 60 सेंटीमीटर मिड में, 30 सेंटीमीटर ये स्पेस रहेगा और 30 सेंटीमीटर ये रहेगा, तो ये बन गया 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो मूंगबीन का जो इंटरक्रॉप लगाया गया है वो 60 सेंटीमीटर पे लगाया गया है। तो इसका जो सीड रेट हुआ वो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ जो सीड रेट भी पहले 30 सेंटीमीटर पे मूंगबीन लग रही थी, अब हमने उसकी स्पेसिंग डबल कर दी, बढ़ा दी, तो सीड रेट क्या हो जाएगा, स्पेसिंग के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। स्पेसिंग अगर कम है तो सीड रेट ज़्यादा लगेगा, स्पेसिंग बहुत दूर दूर है तो सीड रेट कम लगेगा। तो यहाँ जस्ट डबल हो गया है, तो सीड रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सीड रेट क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब 1/2 हो गया। उसमें मैंने बताया था किस तरह से इसको निकालते हैं। फार्मूला इसका रहता है कि हमें सीड रेट निकालना, तो कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमम सीड रेट मल्टीप्लाइड बाय ऑप्टिमम स्पेसिंग डिवाइडेड बाय जो स्पेसिंग यूज की जा रही है। तो यहां पे देखिए ऑप्टिमम सीड रेट मान लेते हैं 12 kg पर हेक्टर है, तो 12 इंटू ऑप्टिमम स्पेसिंग 30 है, स्पेसिंग कितनी है 60, तो ये हो गया 6 kg पर हेक्टर। तो इसका मतलब जो पहले तो 12 kg पर हेक्टर लगता है सोल क्रॉप में, अब कितना लग रहा है, 6 kg, हाफ लग रहा है। तो ऐसे केस में देखिए सीड रेट हाफ हो गया है, तो फर्टिलाइजर डोज भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। फर्टिलाइजर हाफ ऑफ रिकमेंडेड डोज लगेगा, हाफ ऑफ आरडीएफ।
अब मान लीजिए इसकी हाफ मतलब 1/2, मान लीजिए इसका RDF 20:40:20 kg नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम पर हेक्टर है, तो ये कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा 10 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस और 20 का हाफ 10 kg पोटाश, नाइट्रोजन P2O5 एंड K2O पर हेक्टर। तो एडिटिव सीरीज में हमने ये देखा कि जो मेज में RDF ही मेंटेन रहेगी क्योंकि उसकी पॉपुलेशन में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मूंग बीन के केस में पॉपुलेशन या सीड रेट हाफ, स्पेसिंग डबल हो गई है तो पॉपुलेशन भी हाफ हो जाएगी, इसका मतलब सीड रेट हाफ हो जाएगा। जिस तरीके इससे मैंने निकाला कि ये तरीका है, बस उस लेक्चर को आप जरूर देखिए सीड रेट कैसे निकालते हैं, तो आपको और क्लियरिटी होगी। जब सीड रेट हाफ हो गया, पॉपुलेशन हाफ हो गई, तो ओबियसली न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो न्यूट्रिएंट की डोज कितनी थी 20-40-20 थी, तो अब 10-20-10 हो जाएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितनी प्लांट पॉपुलेशन होती है उतना ही हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन 80% रहेगी तो फर्टिलाइजर भी हम 80% यूज करेंगे। पॉपुलेशन मान लीजिए अगर 40% रह जाती है तो हम 40% ही फर्टिलाइजर यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है एडिटिव सीरीज में। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट सीरीज है तो उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वीट प्लस मस्टर्ड का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो जितनी पॉपुलेशन, अब देखिए जो रिप्लेसमेंट सीरीज है उसमें दोनों की ही पॉपुलेशन चेंज होती है, मेन क्रॉप की भी और इंटर क्रॉप की। लेकिन जो एडिटिव सीरीज था उसमें मेन क्रॉप की पॉपुलेशन तो वही रहती है, केवल इंटर क्रॉप की चेंज होती है। अब लेकिन रिप्लेसमेंट में दोनों की चेंज होगी, तो इसका मतलब हमें दोनों का ही न्यूट्रिएंट की डोज चेंज करनी पड़ेगी। अब रिप्लेसमेंट सीरीज का देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए वीट प्लस मस्टर्ड वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। वीट प्लस मस्टर्ड ये 9:1 में लगाई गई है, मतलब 9 रोज वीट की हैं और 1 रो किसकी है, मस्टर्ड की है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 9 रोज वीट की रहेंगी, 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं रो जो है मस्टर्ड की आ जाएगी। इसी तरह से फिर जो है 9 रोज वीट की रहेंगी, स्पेसिंग वही रहेगी 20 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये एक लाइन जो है मस्टर्ड की आ जाएगी। तो यहाँ देखिए जो सीड रेट जो वीट के लिए यूज़ हुआ, वीट का हम पहले सीड रेट देखें तो इसकी जो आया वो हुआ 9/10। यहाँ से जो रेशियो था वो क्या था 9:1, तो मतलब वीट के लिए क्या आएगा 9/10 और मस्टर्ड के लिए 1/10 रेशियो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्री चूंकि मस्टर्ड के लिए चेंज हुई है, वीट के लिए ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई है। तो सीड रेट कितना हुआ 9/10। तो इसका मतलब वीट के लिए जो RDF लगेगी वो RDF भी कितनी होगी इंटू 9/10 होगी। पहले वीट को देखते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी रह गई 9/10 रह गई, एक रो इसकी खत्म हो गई है। तो RDF मान लीजिए इसका अगर 150 60-40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर है, तो 9/10 हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 135। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए हर उसको, और 54 एंड 36 kg नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाश पर हेक्टर, ये जो है RDF लगेगी सीड रेट का। तो इसी तरह से अब अगर हमको मस्टर्ड का देखना है तो मस्टर्ड के केस में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देखिए मस्टर्ड की जो स्पेसिंग हो रही है वो स्पेसिंग मस्टर्ड की जा रही है, देखिए यहाँ से 10 लाइन हो गई और 20 सेंटीमीटर पे इसको ग्रो किया गया है वीट को। तो इसका मतलब कितना है 200 सेंटीमीटर। तो जो मस्टर्ड था, देखिए मस्टर्ड की रिकमेंडेड स्पेसिंग थी उस समय हमने एग्जांपल मानी है 50 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर लिया है, हालांकि 45 रहेगी, हमने इसको 50 कर लिया। अब लेकिन कितनी है स्पेसिंग 200 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि जो इसका सीड रेट यूज हुआ वो कितना हुआ
1/4 हुआ, 50 अपॉन इसका 4 टाइम्स स्पेसिंग बढ़ गई, तो सीड रेट भी 4 टाइम्स कम हुआ। और कैसे हुआ वो कैलकुलेशन में सीड रेट में कर रखा है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि स्पेसिंग जितने गुना बढ़ती है उतने टाइम्स जो है सीड रेट कम होता जाता है। तो स्पेसिंग बढ़ी 4 टाइम्स तो सीड रेट 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डोज होगी न्यूट्रिएंट की वो कितना हो जाएगा, न्यूट्रिएंट हो जाएगा 1/4 ऑफ RDF। तो जो मस्टर्ड का RDF है उसका 1/4 होगा। मान लीजिए कि मस्टर्ड का RDF मान लीजिए 80, 40, 20 है, मान लीजिए ये है, किसी रीज़न के लिए इतना है, तो इसका फिर 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, 10, 5 kg एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पर हेक्टर। तो ये ऐसे हम निकालेंगे रिप्लेसमेंट सीरीज में न्यूट्रिएंट की डोज। तो यहाँ देखिए वीट की न्यूट्रिएंट डोज भी चेंज हुई है, 9/10 रह गई है, और मस्टर्ड की 1/4 रहेगी। इसका मतलब कि अब हमको ऐसा नहीं है कि हमने पहले पूरा वीट के लिए पूरा फर्टिलाइजर डाल दिया, ये डोज पूरी हमने डाल दी वीट के लिए, उसके बाद मस्टर्ड की सोइंग कर दी, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ये कैलकुलेशन गलत, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट डोज नहीं होगी। हम क्या करेंगे 135, 54, 36 इस न्यूट्रिएंट डोज को फील्ड में अप्लाई करेंगे, प्लस उसके साथ इस डोज को भी डालेंगे। दोनों डोज को हम यूज करेंगे, तभी दोनों क्रॉप की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। इसी तरह से जो एडिटिव सीरीज है उसमें भी दोनों ही क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट डोज को अप्लाई किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर न्यूट्रिएंट डोज कम रहेगी तो पॉपुलेशन तो चूंकि ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन में एडजस्टमेंट ज़्यादा किया है, तो न्यूट्रिएंट की डेफिसिट हो जाएगा, सॉइल से ज़्यादा उसका डिप्लीशन होगा। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन कम है और हमने पॉपुलेशन तो कम कर दी थी हमने ज्योमेट्री चेंज करके, लेकिन न्यूट्रिएंट डोज हमने उतनी ही रखी, तो वो वेस्टेज होगी न्यूट्रिएंट्स की। तो ये जो न्यूट्रिएंट की जो कैलकुलेशन है ये तभी आपको समझ में आएंगी जब आपको सीड रेट समझ में आए। तो सीड रेट का न्यूट्रिएंट के साथ डायरेक्ट लिंक है। जितना हम सीड रेट यूज करेंगे उतना ही हमको न्यूट्रिएंट डोज यूज करनी है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि एडिटिव सीरीज में कैसे सीड रेट निकालते हैं और रिप्लेसमेंट में कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमको न्यूट्रिएंट डोज यूज करनी होती है। तो हमको RDF पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके हम न्यूट्रिएंट डोज को निकालते हैं। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट प्लांट की फुलफिल होगी। तो ये क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं कि कितना हमको न्यूट्रिएंट यूज करना चाहिए इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में। कभी कभी पूछा जाता है कि एडिटिव सीरीज में हम न्यूट्रिएंट डालें या ना डालें इंटरक्रॉप के लिए, तो हमें डालना चाहिए इंटरक्रॉप। अगर हम ले रहे हैं एडिटिव सीरीज में तो उसमें न्यूट्रिएंट इंटरक्रॉप की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही डालना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि एडिटिव और रिप्लेसमेंट सीरीज में हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। एडिटिव सीरीज में मैंने ये भी एक उसमें बताया था सीड रेट में कि अगर हम 2 रो यूज़ कर रहे हो मूंग बीन की, तो मेज के साथ अगर हमने 2 रो हमने यूज़ कर लिया है, इसका मैं बता देता हूँ, और एडिटिव का कि अगर मेज 60 सेंटीमीटर पे था, ये 60 सेंटीमीटर पे मेज को ग्रो किया और हमने यहाँ 2 रोज जो हैं हमने मूंग बीन की यूज़ कर ली, 2 रो को हमने सोइंग करी है। तो यहाँ देखिए कि मेज पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो मेज तो RDF वही रहा, और ये 60 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो मेज का तो देखिए पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई है, तो मेज की RDF हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ मूंग बीन देखिए 60 सेंटीमीटर में, ये जो 60 सेंटीमीटर स्पेस था यहाँ 2 रोज आ गई, तो 60 सेंटीमीटर में मतलब ये जो हमारा बन रहा है, ये 60 सेंटीमीटर का स्पेस जो बन रहा है, कितनी रोज है, 2 रोज है ये 60 सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब एक रो के लिए कितनी स्पेसिंग आई, एक रो के लिए एवरेज स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर आई, मूंग बीन की हम बात कर रहे हैं मूंग बीन में। और जो रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड भी 30 है, रिकमेंडेड भी 30 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, क्या हम न्यूट्रिएंट डालें या आधा डालें या जितना रिकमेंडेड है उतना डालें। तो यहाँ देखिए 30 सेंटीमीटर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में इसकी पॉपुलेशन मेंटेन हो गई, मतलब कि सोल क्रॉप में कितनी है 30 सेंटीमीटर, और इंटरक्रॉपिंग में भी 30 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब कि सोल क्रॉप की पॉपुलेशन और इंटरक्रॉप की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है।
जब चेंज नहीं है तो जो इसकी RDF है उतना ही हम RDF यूज़ करेंगे। RDF इसका है 20:40:20, तो हम कोई RDF में चेंज नहीं करेंगे। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए पॉपुलेशन डबल हो गई। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हम केवल सिंगल हम यूज़ कर रहे थे, केवल एक लाइन को यूज़ कर रहे थे, तो पॉपुलेशन हाफ हो गई थी। जब पॉपुलेशन हाफ हो गई तो हमने न्यूट्रिएंट डोज भी हाफ कर दी। लेकिन जैसे ही हमने एक रो और बढ़ा दी इसके अंदर, तो पॉपुलेशन सोल क्रॉप के बराबर आ गई। जब सोल क्रॉप के बराबर आ गई तो हमें डोज भी क्या करनी पड़ेगी, सोल क्रॉप के बराबर लानी पड़ेगी। अगर सोचिए इसमें हम एक रो और इंसर्ट कर दें, 3 रो कर दें, तो अब देखिए 60 सेंटीमीटर में, अब देखिए कितनी रो हो गई, 3 रो हो गई। तो एक रो में एवरेज स्पेसिंग कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई, और रिकमेंडेड कितनी है, 30। तो उस केस में सीड रेट कितना यूज हो जाएगा, तो सीड रेट कितना आएगा, जो ऑप्टिमम सीड रेट है मल्टीप्लाइड बाय जो स्पेसिंग है 30 डिवाइडेड बाय जो स्पेसिंग हम यूज कर रहे हैं मतलब 20। तो इसका मतलब ये हो गया जो सीड रेट है, सीड रेट का हम 1.5, 3/2 निकलेगा ये 1.5 हम RDF सीड रेट यूज होगा। अगर हमने एक लाइन यूज करी तब देखिए सीड रेट हाफ हो गया था, 2 लाइन यूज करी तो सीड रेट उतना ही आ गया, एक लाइन हमने और बढ़ा दी तो सीड रेट अब क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो सीड रेट कितना हुआ, 1.5 टाइम्स। तो इसका मतलब पॉपुलेशन 1.5 टाइम्स बढ़ी। तो हमको ये डोज भी फिर 1.5 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगी। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 20। तब इतनी हमें न्यूट्रिएंट डोज यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन न्यूट्रिएंट्स की करते हैं। इसका सीधा सीधा रिलेशन प्लांट पॉपुलेशन से है। प्लांट पॉपुलेशन सीड रेट से डिसाइड होती है, चाहे एडिटिव सीरीज हो चाहे रिप्लेसमेंट सीरीज हो। हमको उसकी पहले सीड रेट की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। सीड रेट जब हमको पता चल गया तो हमको पता चल जाएगा कि प्लांट पॉपुलेशन कितना मेंटेन है। अब जब प्लांट पॉपुलेशन जितना मेंटेन है उतना ही हमको न्यूट्रिएंट डोज देनी है। ये इसका बिल्कुल सीधा सीधा प्रिंसिपल है। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जैसे इस केस में, तो हमें फर्टिलाइजर बढ़ाना पड़ेगा। पॉपुलेशन मान लीजिए उतनी ही रहती है, हमने ऐसी ज्योमेट्री मेंटेन की कि इंटरक्रॉप की पॉपुलेशन सोल क्रॉप के बराबर है, तो हमें फर्टिलाइजर उतना ही देना पड़ेगा, कोई कमी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों की देनी पड़ेगी, बेस क्रॉप की भी इंटर क्रॉप की। अगर पॉपुलेशन कम हो गई है तो हमें फिर न्यूट्रिएंट डोज उसके अकॉर्डिंग उतनी ही कम करनी पड़ेगी। तो इस लेक्चर को समझने से पहले आपको वो सीड रेट का लेक्चर समझना जरूरी है। तो ये लेक्चर्स आप कंटिन्यूशन में देखिए, कंटिन्यूटी में देखिए, मैं इसका लिंक दे दूंगा तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक करें, इस लेक्चर को, और स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।